नमः संस्कृताय मित्रों, आज हम अगले पाठ में चलेंगे। आज का विषय है संस्कृत साहित्य लेखिका। आप यहाँ देख पा रहे हैं चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका, एपिसोड संख्या 6। आज का विषय बहुत गंभीर विषय है, इस पर बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृतस्य साहित्यम संस्कृत साहित्यम तस्मिन् संस्कृत साहित्ये लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका, ये विग्रह हुआ। एक बार विग्रह आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैं दिखा पा रहा हूँ संस्कृत साहित्य लेखिका, यह शीर्षक का नाम हुआ। इसके बाद हम लिखे हैं संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृत साहित्यम। यहाँ तक षष्ठी तत्पुरुष समास है। संस्कृतस्य साहित्यम संस्कृत साहित्यम तस्मिन् संस्कृत साहित्ये लेखिका। उसके बाद जो है सप्तमी तत्पुरुष हो गया। पूर्व में षष्ठी तत्पुरुष है, पर में सप्तमी तत्पुरुष है। यहाँ पर दो सामासिक पद हुए हैं, 2 बार समास हुए हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, संस्कृतस्य साहित्यम संस्कृत साहित्यम तस्मिन् संस्कृत साहित्य लेखिका नाम योगदानम। संस्कृत साहित्य लेखिका। लेखिका अर्थात लेखक का स्त्रीलिंग रूप है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है लेखिका, अर्थात लेखिका बहुवचन में है। तो संस्कृत साहित्य लेखिका, इस शीर्षक का अर्थ होता है संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का योगदान। उनका योगदान क्या है, किस प्रकार प्राचीन काल में संस्कृत साहित्य में लेखिका अपना योगदान की है, इन सारी बातों को आज हम इस शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए, उम्मीद है आपके पास किताब होगी। आप एक एक पंक्ति देखेंगे, मैं एक एक पंक्ति बोलूँगा और उसका भाव समझाने का प्रयास करूँगा। समाजस्य यानम पुरुषैः नारीभिश्च चलति। सर्वप्रथम एक शब्द आया है समाज। तो मन में जिज्ञासा होती है कि समाज क्या है। तो मनुष्यानाम समूहः समाजः। आपको हम यहाँ दिखा पा रहे हैं कि समाजः, मनुष्यानाम समूहः इति समाजः। मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं। तो फिर समझ, इसका ही एक शब्द और है इसी के जैसा, समझः। तो समझः किसे कहते हैं, तो पशुनाम समूहः इति समझः। पशुओं के समूह को समझ कहते हैं और मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं। समाज में और समझ में केवल आकार की मात्रा का अंतर है। आकार की मात्रा से एक पशु का समूह हो जाता है और आकार की मात्रा से युक्त मनुष्य का समूह हो जाता है, अर्थात समाज। समाज का मतलब है मनुष्यों का समूह, मनुष्यानाम समूहः इति समाजः। कहता है समाजस्य यानाम पुरुषैः, पुरुष का तृतीया बहुवचन है पुरुषैः, नारीभिः, नारी का तृतीया बहुवचन है नारीभिः, च चलति। अर्थात समाज रूपी यान, यानम नाम वाहनम, समाज रूपी गाड़ी जो है पुरुष और नारियों के सहयोग से चलता है। समाज रूपी गाड़ी पुरुष और नारियों के सहयोग से चलती है। समाज कैसे चलता है, पुरुष और नारियों के सहयोग से चलता है। पुरुष और नारियों के सहयोग से समाज चलता है, इसी विषय में है। आगे बढ़ते हैं। साहित्येपि उभयोः, उभयोः नाम स्त्री पुरुषयोः, उभयोः स्त्री पुरुषयोः। साहित्येपि स्त्री पुरुषयोः उभयोः समानम महत्वम। महत् शब्द से तस्य भावे त्वतलौ, सूत्र से महत् शब्द में त्व प्रत्यय किया है तब महत्व बना है, यह भाववाचक है। महत् शब्द है, महत् शब्द में तस्य भावे त्वतलौ, त्व प्रत्यय किया है तब महत्व शब्द बना है। आइए देखते हैं। साहित्येपि, साहित्य में भी, उभयोः, उभयोः नाम स्त्री पुरुषयोः, स्त्री और पुरुषों का, समानम महत्वम, समान महत्व है। दोनों का महत्व समान है, न किसी का कम है न किसी का अधिक है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियोपि तत्पराः सन्ति। स्त्री का बहुवचन होता है स्त्रियः,
नदी, नद्यौ, नद्यः, स्त्री, स्त्रियौ, स्त्रियः, ये इसका रूप चलता है। तो अधुना सर्वभाषासु, आज सभी भाषाओं में, भाषा का सप्तमी बहुवचन है भाषासु। अधुना और सर्व के साथ इसका समास है, तो सर्वभाषासु। अगर समास का विग्रह करेंगे, सर्वभाषासु का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? सर्वासु भाषासु। सर्वासु क्यों होगा? क्योंकि भाषासु जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सर्वासु होगा। अगर भाषासु पुल्लिंग रहता तो क्या होता? तो सर्वेषु, जैसे क्षेत्र के बताते हैं, सर्वेषु क्षेत्रेषु, सर्व क्षेत्रेषु होता है, तो क्षेत्र जो है वह पुल्लिंग है, इसलिए हुआ सर्वेषु क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में। लेकिन भाषा है यहाँ स्त्रीलिंग है, इसलिए सर्वभाषासु का विग्रह होगा सर्वासु भाषासु। अर्थात अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियोपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। यशः च, यशः है और च है, तो यशः में सकारोत्तरवर्ती जो विसर्ग है, यशः में जो सकारोत्तरवर्ती विसर्ग है, और उधर जो च है उसमें स्तोष्टु से तालव्य सकार का आगम हो गया है विसर्ग के स्थान पर, तो यशश्च पद बना है। तो क्या हुआ अर्थ? अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियोपि, स्त्रियः अपि स्त्रियोपि, स्त्रियः है विसर्ग है और अपि है, स्त्रियः है और क्या है? अपि है। तो यहाँ पर अतोरो रप लूदा दप लूते विसर्ग संधि विधायक सूत्र है, इसी सूत्र से यहाँ पर उत्तो हो गया है और पूर्व रूप हो गया है। तो उसके बाद देखिए इसका अर्थ होता है कि आज प्रायः सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्री भी तत्पर हैं और यश पा रही है। आज प्रायः सभी भाषाओं में स्त्री भी रचना कर रही है, रचना करने के लिए तत्पर है और यश की प्राप्ति भी उन्हें हो रही है। यश कौन पा रही है? स्त्रियाः लभन्ते, यशः काः लभन्ते? स्त्रियाः लभन्ते, यश स्त्रियों को मिल रही है। संस्कृत साहित्ये प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धौ योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालात एव, प्राचीन कालात है और एव है, झलाम जसो अंत्य सूत्र से प्राचीन कालात में और एव में संधि हुई है, तो झलाम जसो अंत्य सूत्र के द्वारा कालादेव हुआ है। प्राचीन कालादेव, तकार का दकार हो गया है, किस सूत्र से? तो झलाम जसो अंत्य सूत्र से। जैसे जगत जोड़ ईश जगदीश, वैसे ही प्राचीन कालात जोड़ एव प्राचीन कालादेव। तो क्या अर्थ निकला? संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धौ, साहित्य समृद्धि शब्द है, साहित्य है और समृद्धि है, समृद्धि का सप्तमी एक वचन में समृद्धौ रूप बनता है। तो क्या अर्थ निकला कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही एव है, से ही साहित्य समृद्धि में न्यूनाधिकम योगदानम प्राप्यते, अधिक से अधिक योगदान प्राप्त हो रहा है, अधिक से अधिक योगदान प्राप्त हो रहा है। किसमें? संस्कृत साहित्य में। कब से? प्राचीन काल से ही। किस क्षेत्र में योगदान मिल रहा है? तो साहित्य की समृद्धि में, साहित्य के विकास में। किससे योगदान मिल रहा? स्त्रियों से, लेखिकाओं से। पाठ्यस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखिकानां एव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूरणे तासां योगदानम ज्ञायेत। कहता है कि पाठ्य अस्मिन्, किस पाठ में? तो संस्कृत साहित्य लेखिका नाम के पाठे, संस्कृत साहित्य लेखिका नाम के पाठ में। अति प्रसिद्धा नाम लेखिका नाम, जो लेखिका बहुत प्रसिद्ध है वैसी लेखिकाओं की चर्चा की गई है। ये जिससे, तृतीया विभक्ति एक वचन, ये जिससे साहित्य निधि पूर्ण, साहित्य रूपी सागर को पूरा करने में तासाम योगदानम ज्ञायेत। ज्ञायेत जो है यह विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो तासाम योगदानम, उनके योगदान को जानना चाहिए, ऐसा अर्थ निकला। फिर से पंक्ति क्या है? फिर से देखते हैं। पाठ्य अस्मिन अति प्रसिद्धानाम, पाठ्य अस्मिन है, अस्मिन पाठ्य, इस पाठ में,
प्रश्न उठता है कस्मिन पाठे, किस पाठ में? तो संस्कृत साहित्य लेखिका नाम के पाठे, संस्कृत साहित्य लेखिका नामक पाठ में अति प्रसिद्धानाम, अति प्रसिद्ध लेखिकानाम, अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की ही एव, अति प्रसिद्धानाम लेखिकानाम एव चर्चा वर्तते, अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की ही चर्चा की गई है। येन साहित्य निधि पूरणे तासाम योगदानम ज्ञायेत, जिससे साहित्य रूपी सागर को पूरा करने में उनके योगदान को, उन तासाम, कासाम, तासाम जो है षष्ठी बहुवचन का स्त्रीलिंग शब्द है, तो तासाम अर्थात कासाम तो लेखिका नाम, तासाम यानी लेखिका नाम, उनके योगदान को अर्थात लेखिकाओं के योगदान को ज्ञायेता, विधिलिंग का प्रथम पुरुष एक वचन जानना चाहिए। ज्ञा धातु है, ज्ञा अवज्ञानी, ज्ञा अवज्ञाने धातु का विधिलिंग लगा प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है ज्ञायेता, ज्ञायेता यानी जानना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रकारैः च संवर्धितम, कहा है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम, विपुलम नाम प्रभूतम और संवर्धितम, संवर्धितम नाम वृद्धिम आनीतम, वृद्धिम आनीतम अर्थात संवर्धितम। कहता है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम, विपुलम प्रभूतम विशालम, विपुलम संस्कृत साहित्यम, संस्कृत साहित्य का यह विशेषण है विपुल। संस्कृत साहित्य कैसा है? तो विपुल है, विशाल है। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रकारैः च संवर्धितम, संवर्धितम नाम वृद्धिम आनीतम यानी बढ़ाया गया है। तो बहुत विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया है। संस्कृत साहित्य के लिए विशेषण का प्रयोग किया गया है। कैसे विशेषण का? क्या कहा गया है विशेषण में? तो संस्कृत साहित्य को विपुल कहा गया है। विपुल नाम विशाल, विशाल को ही विपुल कहते हैं। तो पंक्ति क्या है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम, संस्कृत साहित्यम विपुलम अस्ति, प्रभूतम अस्ति, संस्कृत साहित्यम विशालम अस्ति, विभिन्न कविभिः शास्त्रकारैः च संवर्धितम, और यह विभिन्न सब में तृतीया बहुवचन है। विभिन्न ही कविभिः शास्त्रकारैः, कविभिः और शास्त्रकारैः का विशेषण है विभिन्न, अर्थात पूरे पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? संवर्धितम अर्थात वृद्धिम आनीतम, वृद्धिम आनीतम संवर्धितम। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रकारैः च संवर्धितम, विपुल संस्कृत साहित्य, विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित है, इसका विकास किया गया है। वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणाम काव्यानाम च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचिताः अभवन् तथैव स्त्रियोऽपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। कहता है वैदिक कालादारभ्य अर्थात वैदिक कालात आरभ्य, पंचमी एक वचन है और आरभ्य, आ उपसर्ग पूर्वक रभ्य धातु से ल्यप प्रत्यय है करके अर्थ में, ल्यप प्रत्यय तो क्या बना? आरभ्य यानी आरंभ करके, आ उपसर्ग पूर्वक रभ्य धातु से ल्यप प्रत्यय करेंगे तो आरभ्य बनेगा अर्थात आरंभ करके। तो वैदिक कालात आरभ्य, वैदिक कालादारभ्य, क्या अर्थ हुआ कि वैदिक काल के आरंभ से शास्त्राणाम काव्यानाम च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचिताः अभवन्, वैदिक काल के आरंभ से शास्त्रों और काव्यों के रचना में, संरक्षण में जैसे पुरुष दत्तचित्त थे, तथैव वैसे ही स्त्रियोपि, स्त्रियां भी दत्तावधाना प्राप्यन्ते, वैसे ही स्त्रियां भी सावधान थी और रचना करती थी। स्त्रियों की तुलना पुरुष से की गई है इस पंक्ति में। कैसे पुरुष से? जो पुरुष शास्त्रों को और काव्यों को रचते थे, उसको संरक्षित करते थे, वैसे पुरुषों से वैसी ही स्त्रियों की तुलना की गई है कि वैसी ही स्त्रियां भी काव्यों को और शास्त्रों को रचने में और संरक्षण करने में दत्तचित्त थी, लगी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका
न केवला ऋषयः, ऋषयः एक शब्द आता है ऋषय, ऋषि का बहुवचन है ऋषयः। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषय, ऋषयाणाम द्रष्टारः, मंत्र द्रष्टारः, मंत्र के दृष्टा को ऋषि कहते हैं। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषया प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति, बल्कि ऋषिका भी हैं। क्या अर्थ निकला? वैदिक युगे, वैदिक युग का सप्तमी एक वचन वैदिक युगे, मंत्रानाम मंत्र का षष्ठी बहुवचन मंत्रानाम, दर्शका न केवला ऋषया, ऋषया प्रथमा बहुवचन ऋषया। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषया ऋषि थे, वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक मंत्रों के दृष्टा केवल ऋषि ही नहीं थे, बल्कि प्रत्युत बल्कि ऋषिका अपि सन्ति, बल्कि ऋषिका भी हैं, ऋषिका भी थी। कब? वैदिक युग में। ऋग्वेद ऋषिका एक शब्द आया है ऋषिका, ऋषि की पत्नी के लिए। तो ऋषिका का अर्थ क्या होता है, यह शब्द कैसे सिद्ध हुआ? तो हम आपको यहाँ दिखा पा रहे हैं ऋषिका। ऋषिका ऋषि में स्वार्थे कन किया गया है, ऋषि शब्द में कन प्रत्यय करेंगे और फिर स्त्रीत्व विवक्षा में टाप प्रत्यय करेंगे तो ऋषिका शब्द सिद्ध होगा। तो कन प्रत्यय किस सूत्र से किए? तो कन प्रत्यय किसी सूत्र से नहीं किए हैं, बल्कि कात्यायन के वररुचि के वार्तिक से किए हैं। तो वार्तिक कौन है? तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, सर्व प्रातिपदिकेभ्य स्वार्थे कन, सर्व प्रातिपदिकेभ्य स्वार्थे कन, यह वार्तिक है। इसी वार्ती से ऋषि में कन प्रत्यय किए, ऋषि में कन का नकार का अनुबंध लोप हो गया, को बचा ऋषि जोड़कर ऋषि हुआ, और फिर स्त्रीत्व विवक्षा में टाप किए। चूंकि यह अकारांत शब्द है तो अकारांत शब्द है अजादिगण, और अकारांत शब्द में अजात्यतस्टाप सूत्र से टाप किया जाता है और टाप में पकार का अनुबंध लोप हो जाता है। हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोपः से लोप, टा बचता है और फिर टा का जो है चुटू से टा की इत संज्ञा होती है, तस्य लोपः से लोप हो जाता है तो आ बचता है। तो ऋषिक जोड़ आ बचा, अकः सवर्णे दीर्घ से संधि हो जाती है तो ऋषिका शब्द निष्पन्न होता है, जिसका मतलब होता है ऋषेः पत्नी, ऋषि की पत्नी। तो वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टा न केवल ऋषि थे बल्कि ऋषिका भी थी। ऋग्वेदे चतुर्विंशतिः अथर्ववेदे च पंच ऋषिकाः मंत्र दर्शनगत्यो निर्दिश्यन्ते। कहा है कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिका की चर्चा मंत्र दृष्टा के रूप में किया गया है, ऐसा हमें यह ज्ञात होता है। तो प्रश्न है कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त होता है। तो ऋग्वेद क्या है? तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऋच्यते स्तूयते ययासा ऋक्, ऋच्यते स्तूयते ययासा ऋक्, तेषाम समूह, तेषाम केषाम तेषाम ऋचाम, तेषाम अर्थात ऋचाम समूह ऋग्वेद। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऋच्यते स्तूयते ययासा ऋक्, तादृशीनाम ऋचाम, तादृशीनाम ऋचाम समूह एव ऋग्वेद। ऐसे समूह को ऋग्वेद कहते हैं। और अथर्ववेद में 5 ऋषिका की चर्चा है, जिसमें यमी, आप देख पा रहे हैं, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी। अथर्ववेद की 5 ऋषिकाएं कौन कौन? तो यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी। इस प्रकार अथर्ववेद में 5 ऋषिका की चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बृहदारण्यक उपनिषदि, उपनिषद शब्द दकारांत है, जिसका सप्तमी एक वचन में रूप बनता है उपनिषदि, अर्थात क्या होगा? बृहदारण्यक जोड़ उपनिषदि। बृहदारण्यक जोड़ उपनिषदि में गुण संधि है, तो बृहदारण्यक जोड़ उपनिषदि बराबर बृहदारण्यकोपनिषदि। तो बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्या आत्मतत्वं शिक्षयति। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी, जो दार्शनिक रुचिमती के रूप में वर्णित है, जो याम
याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षयति, जो याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा देती है। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी है, वह अपने पति को आत्म तत्व की शिक्षा देती है। तो प्रश्न ये उठता है कि याज्ञवल्क्य कौन है? तो मिथिला के बहुत प्रतापी और यशस्वी राजा जनक के गुरु थे याज्ञवल्क्य, और याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम है मैत्रेयी, जो दार्शनिक रुचिमती के रूप में जिसका वर्णन किया गया है और जो याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा देती है। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति अस्म। जनक के सभा में, जनकस्य सभायाम, जनकस्य षष्ठी एक वचन, सभायाम सभा शब्द है और सप्तमी एक वचन सभायाम, अर्थात जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला, शास्त्रार्थ करने में कुशल, कुशल शब्द है और कुशल का स्त्रीलिंग कुशला। तो कुशल की क्या व्युत्पत्ति है? कुशान लाती इति कुशला होता है। कुशल शब्द पौराणिक शब्द है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी, तो गुरुकुल परंपरा में गुरु के यहाँ जो शिष्य रहते थे, उस शिष्य को गुरुजी कुश लाने के लिए भेजते थे, और वैसे ही शिष्य को भेजते थे जो बहुत तेज होता था, ताकि यज्ञ करते थे गुरु, अपने यज्ञ करने के लिए कुश की आवश्यकता पड़ती थी यज्ञ करने के लिए। तो कुश लाने के लिए गुरुजी अपने शिष्य को और तेज शिष्य को भेजते थे, क्योंकि कुश का जो धार होता है वह तलवार के धार से भी तेज होता है। तो उस धार से उसको प्राप्त करने में, उखाड़ने में हाथ न कट जाए, ऐसे शिष्य को भेजते थे जो बहुत चतुराई पूर्वक उस कुश को उखाड़ता था। इसीलिए कुशल शब्द बना। कुशान लाती इति कुशला, जो कुश लाने में जो निपुण था, जो तेज था, उसी समय से कुशल शब्द का प्रयोग किया गया। कैसे छात्रों के लिए? तो कुश लाने में जो निपुण था वैसे छात्रों का विशेषण है कुशल। लेकिन प्रायः इस समय तो कुशल शब्द का हर क्षेत्र में प्रयोग, हर अर्थ में प्रयोग किया जाता है, कुश लाने के अलावे भी। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति अस्म। जनक के सभा में शास्त्रार्थ करने में कुशल गार्गी हमेशा शोभायमान होती थी, रहती थी। महाभारते भी जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन प्राया सुलभा वर्णनम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत के अनुशीलन का सुलभ वर्णन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे।